बच्चों, हम पढ़ रहे थे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे अध्याय 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान, सोलर रेडिएशन, हीट बजट एंड टेम्परेचर। इसके पार्ट 1 में हम चर्चा करेंगे सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। तो प्यारे बच्चों, हो जाइए तैयार, अपनी पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, पेन और पेंसिल लेके देखते हैं सौर विकिरण क्या होता है। यानी कहने का मतलब ये कि हमारे धरातल पे, हमारे पृथ्वी पे, हमारी सरफेस के ऊपर जितना भी तापमान प्राप्त होता है, उस सभी तापमान का सोर्स या स्रोत क्या है? उसका स्रोत सूर्य है। यानी चाहे वो वायुमंडल हो, चाहे पृथ्वी का धरातल हो या पृथ्वी हो, टोटल जितना भी तापमान हमें प्राप्त होता है वो तापमान किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। ये सूर्य से तापमान हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है? इस पृथ्वी के ऊपर प्राप्त हो रहा है। ये पृथ्वी ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है। इस ग्लोब के ऊपर, ये पृथ्वी के ऊपर क्या आ रही है? ये किरणें आ रही है, ये विकिरण आ रही है। ये विकिरण तापमान कहाँ प्राप्त होता है? पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के ऊपर जब ये तापमान प्राप्त होता है तो उसके बाद में पृथ्वी इसी तापमान को वापस अंतरिक्ष में क्या कर देती है? विकिरित कर देती है, जिससे पृथ्वी ना तो अधिक गर्म होती है ना ठंडी होती है। देखिए, पृथ्वी अपने ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त कर रही है? सूर्य से प्राप्त कर रही है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकिरित कर देती है। यानी हम पार्ट 2 में जब ऊष्मा बजट के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें आपको एक एक यूनिट के बारे में, एक एक इकाई के बारे में, कितना वायुमंडल एब्जॉर्व करता है, कितना पृथ्वी एब्जॉर्व करता है, कितना किसी को गर्म किए बिना अंतरिक्ष में वापस विकिरित कर देता है, इसकी संपूर्ण व्याख्या हम पार्ट 2 में करेंगे। अभी देखते हैं सौर विकिरण। तो इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकिरित कर देती है। किससे? जो सूर्य से इन्होंने जो तापमान प्राप्त किया था, ये तापमान हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है? ये हमें इस पृथ्वी के भाग में प्राप्त हो रहा है। ये डायरेक्ट रेडिएशन है, यानी सीधी विकिरण है। ये डिफ्यूज रेडिएशन है। ये जब यहाँ प्राप्त होता है पृथ्वी के भाग पे, तो यहाँ से यह तापमान वापस पार्थिव विकिरण द्वारा वापस अंतरिक्ष में क्या कर दिया जाता है? विकिरित कर दिया जाता है। जब सूर्य से जब तापमान आता है तो वो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पे प्राप्त होता है, और जब पृथ्वी पे आने के बाद वापस अंतरिक्ष में जाता है तो वो दीर्घ तरंगों के रूप में जाता है, और उसे पार्थिव विकिरण भी बोलते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? पृथ्वी ना तो अधिक गर्म होती है ना ही अधिक ठंडी होती है। अतः पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा भी समान नहीं होती। यानी जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब के इस भाग में अधिकतम तापमान की प्राप्ति होगी, इसमें इससे कम प्राप्त होगी, और ध्रुवों पे उससे भी कम होगी। यानी तापमान की प्राप्ति हर क्षेत्र में अलग अलग प्राप्त होती है। इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता आती है। यानी जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे वायु दाब कम होगा, और जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ पे वायु दाब अधिक होगा। और जब वायु दाब कहीं पे अधिक होगा, कहीं पे कम होगा, तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगेगी। इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है। वायुमंडल के गर्म तथा ठंडे होने की प्रक्रिया परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया है। यानी ये हमारा सूर्य है, धधकता हुआ गैस का पिंड है। इस पिंड के द्वारा हमारी ये विकिरण निकल रही है, और ये कहाँ प्राप्त हो रही है? ये पृथ्वी के ऊपर प्राप्त हो रही है, ये वायुमंडल में प्राप्त हो रही है। यानी ये तापमान का वितरण पृथ्वी के अलग अलग भागों पे अलग अलग जगह भिन्न भिन्न पाया जाता है। इसी कारण कहीं पे वायुदाब अधिक होता है, कहीं पे वायुदाब कम होता है। तो जहाँ पे वायुदाब अधिक होगा वहाँ पे तापमान कम होगा, तो वहाँ से पवनें अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती है। सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त होता है। अभी चर्चा की
इस सूर्य के द्वारा यहाँ पे सूर्य है और ये सूर्य की किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें हैं, तो ये सन रेज है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सन रेज। ये सूर्य की किरणें कैसे किस प्रकार से आती है? लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में हमारे पृथ्वी पे प्राप्त होती है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में इंसोलेशन सूर्याताप कहते हैं। पृथ्वी का आकार है वो कैसा है? बहु आब है। ये देखो यहाँ से क्या है, थोड़ा चपटा है, ध्रुवों की तरफ से क्या है, चपटा है, इसलिए पृथ्वी का आकार भूआब है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। कितनी करती है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। इस वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाले ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। यानी जो ऊपरी सतह पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, और ये परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के कारण होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के कारण कैसे होता है? देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा सूर्य है। क्या कहते हैं? सन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रही है? यह है पृथ्वी। यहाँ पे देखो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दिखा रखा है, यानी ये ग्लोब, यानी ये पृथ्वी है। और ये पृथ्वी चारों तरफ क्या लगा रही है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये चारों तरफ जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो ये माना जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर मानते हैं। कितना मानते हैं? 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर मानते हैं। जब यह दूरी क्या हो जाती है? कभी अधिक होती है, कभी नज़दीक होती है। जब यह दूरी कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम हो जाती है और कभी ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में नज़दीक होती है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में नज़दीक होती है तो वो स्थितियाँ अपसौर और उपसौर कहलाती है, और दोनों 3 जनवरी और 4 जुलाई को होती है। देखो, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। औसत दूरी मैंने क्या बताई थी? 15 करोड़। और 4 जुलाई को कितनी हो रही है? 15 करोड़ 20 लाख हो रही है। क्या हो रही है? सबसे ज़्यादा दूरी हो रही है। ये देखो, ये कहाँ पे? 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी होती है। और इसी अधिक दूरी को हम क्या कहते हैं? इसे हम अपसौर कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? अपसौर कहेंगे। अंग्रेजी में अप हेलियन कहेंगे। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी वर्ड भी नोट करते जाइए कि यानी अप हेलियन किसे कहेंगे? यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो? सर्वाधिक हो, तो उसे कहेंगे अप हेलियन या अपसौर कहेंगे। ये देखो 15.20 करोड़ में, यदि इसको क्या हो? मिलियन में हो तो क्या कहेंगे हम? 152.1 मिलियन किलोमीटर। ध्यान रखना बच्चों। अब 3 जनवरी को यह दूरी क्या हो जाती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखो यहाँ 152 और यहाँ पे 147 है, तो क्या हो गई? कम हो गई। इसको औसत माना जाता है 150 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ 152 हो रही है, ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? 147.1 मिलियन किलोमीटर। तो यह दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी क्या हो गई? कम हो गई। तो इसे कहते हैं हम उपसौर। ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ फर्क कितना है? यहाँ अप लगा और यहाँ
उप लगा है। अप सौर का मतलब अधिकतम और उप का मतलब कम। कम कब होगा? 3 जनवरी को होगा। अधिक कब होगा? 4 जुलाई को होगा। कहाँ हो रहा है? 3 जनवरी को। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे पेरीहेलियन कहते हैं। तो बच्चों, यानी वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा क्या होता है? परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन क्यों होता है? यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य की बीच की दूरी में अंतर के कारण है। पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी का कंसेप्ट आपको क्लियर है? फिर मैं अगेन आपको रिकॉल कर देता हूं, ध्यान लगा के सुनिए, अपने मस्तिष्क में सेट कीजिए। यानी जो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसके पीछे का तर्क ये है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो औसत माध्य दूरी माना जाता है 15 करोड़ किलोमीटर, या जिसे कहते हैं 150 मिलियन किलोमीटर, यह दूरी 3 जनवरी और 4 जुलाई को अलग अलग होती है। यानी कहने का मतलब 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी है वो अधिकतम होती है, वो अधिकतम 15.20 करोड़ किलोमीटर होती है, या 152.1 मिलियन किलोमीटर होती है। जब ये दूरी अधिकतम होती है, कब? 4 जुलाई को, तो उसे हम अपसौर कहते हैं और अंग्रेजी में इसे अपहेलियन कहते हैं। और यही दूरी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं, पेरीहेलियन कहते हैं। और यह दूरी कब होगी? यह 3 जनवरी को होगी। और कितनी होगी? 147.1 मिलियन किलोमीटर होगी। बच्चों, कंसेप्ट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य सबसे अधिक निकटतम होंगे। कितना? 14.70 करोड़ किलोमीटर या 147.1 मिलियन किलोमीटर। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। यानी 3 जनवरी को सूर्यताप ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होगी? कम होगी। कम होगी तो वहाँ सूर्यताप क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, यानी जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है। फिर भी सर्दियाँ कब पड़ती है? जनवरी के अंदर। तो यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम है, फिर भी सर्दियाँ क्यों पड़ती है? यानी जो सर्दियाँ पड़नी चाहिए उनमें 7% की कमी हो जाती है। किस कारण? उपसौर के कारण, यानी 3 जनवरी की स्थिति के कारण। यानी ये दिखा रखा है आपको क्या? अपहेलियन। यानी इसे अपहेलियन को क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। कितना? 152 मिलियन किलोमीटर। और ये 3 जनवरी को क्या हो रहा है? पेरीहेलियन। इसे क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। कितनी? 147। और वहाँ वैसे लिखो तो 15.20 करोड़ किलोमीटर और यहाँ लिखो तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। कब हो रही है? 4 जुलाई को हो रही है। कहाँ हो रही है? 4 जुलाई को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। फिर भी सूर्यताप की भिन्नता का ये प्रभाव दूसरे कारक जैसे स्थल और समुद्र का वितरण, वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यताप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। यानी जो स्थल और जल का वितरण है, जैसे यहाँ पे ये दिखा रखा आपको, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया ये और अंटार्कटिका, ये हमारे क्या है? ये हमारे कॉन्टिनेंट है। क्या है? महाद्वीप है।
और ये हमारे क्या है, ये हमारे महासागर है। यानी ये कौन सा महासागर, पैसिफिक ओशियन या जिसे बोलते हैं प्रशांत महासागर। ये कौन सा ओशियन, ये हमारा अटलांटिक ओशियन जिसे बोलते हैं अंध महासागर। और ये हमारा कौन सा ओशियन, इंडियन ओशियन जिसे बोलते हैं हिंद महासागर। और ये हमारा कौन सा ओशियन, आर्कटिक महासागर। तो ये महाद्वीप और महासागर यानी स्थल एवं समुद्र का वितरण। कहीं पे स्थल भाग है, कहीं पे समुद्र है, कहीं स्थल है, कहीं समुद्र है, कहीं स्थल है, कहीं समुद्र है। यानी स्थल और समुद्र का वितरण। और वायुमंडल के परिसंचरण के द्वारा सूर्य ताप की भिन्नता का जो अंतर है वो कम हो जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की भिन्नता यानी वो कौन से कारक है, वो कौन से कारण है, वो कौन से फैक्टर्स है जिनके कारण पृथ्वी के सतह पे यानी पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर सूर्य ताप समान नहीं होता। वो कारण कौन कौन से हैं, यानी सूर्य ताप में भिन्नता क्यों आती है, उन कारणों की चर्चा यहाँ देखते हैं। सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्य ताप में होने वाली भिन्नता के कारक प्रमुख है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नति कोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता, स्थल विन्यास। यानी यदि आपके क्वेश्चन आता है कि सूर्य ताप की भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, फैक्टर्स के नाम लिखिए, तो क्या लिखोगे, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, सूर्य की किरणों का नति कोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास। ये तथ्य है कि पृथ्वी अपने अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाते हुए घूमती है, जो विभिन्न अक्षांश पर प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा में बहुत प्रभावित करती है। सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है किरणों का नति कोण। पहला कारक कौन सा था, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाते हुए जब ये घूमती है तो कुछ भाग इसके सूर्य के सामने रहता है और कुछ भाग सूर्य के सामने नहीं होता। जो सूर्य के सामने भाग रहता है वहाँ पे तापमान क्या मिलेगा, वहाँ पे तापमान अधिक मिलेगा। और जो भाग उत्तरी है और जो दक्षिणी है वहाँ पे किरणें क्या पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। जब वहाँ पे किरणें तिरछी पड़ेगी तो वहाँ सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। यानी इस बीच वाले भाग पे देखो सन वर्टिकल रेज, यानी यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, तो उस भाग में यानी इस भाग में तापमान क्या होगा, अधिक होगा। और यहाँ पे किरणें तिरछी पड़ रही है इस भाग में और इस भाग में, तो यहाँ पे तापमान की प्राप्ति क्या होगी बच्चों, यहाँ तापमान की प्राप्ति कम होगी। दूसरा कारक किरणों का नति कोण। जब ये सूर्य की किरणें जब धरातल पे आती है तो कुछ किरणें लंबवत आती है, कुछ किरणें तिरछी आएगी। जो किरणें सीधी आएगी वो इस स्थल को अधिक गर्म करेगी और जो तिरछी किरणें आएगी वो तिरछी किरणें इस इतने भाग को प्रभावित करेगी। जब इस भाग को इतने को प्रभावित करेगी तो ये भाग विस्तृत क्षेत्र है, यहाँ तापमान की कम प्राप्ति होगी और यहाँ पे अधिक प्राप्ति होगी। किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा अर्थात ध्रुवों की ओर किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। यानी इन भागों में यह आर्कटिक सर्किल यानी उत्तरी ध्रुव के पास, ये अंटार्कटिक सर्किल दक्षिणी ध्रुव के पास क्या कह रहा है कि अक्षांश जितना ऊंचा होगा ध्रुवों की ओर किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। यहाँ पे नति कोण कम होगा। जब नति कोण कम होगा तो वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी तो तापमान की प्राप्ति कम प्राप्त होगी।
तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती है, अभी बताया कम स्थान में पड़ेगी तो वहाँ ज़्यादा तापमान की प्राप्ति होगी। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है और प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों का वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, परिकिरण और विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास हो जाता है। यानी ये देखो, ये सूर्य की किरणें क्या है, ये देखो इस भाग पे क्या पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, यहाँ सीधी पड़ रही है तो यहाँ पे तापमान अधिक प्राप्त होगा। सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना, यानी सौर विकिरण कहाँ से आ रहा है, सूर्य ताप हमें कहाँ से मिल रहा है, वायुमंडल से होते हुए धरातल पे प्राप्त हो रहा है, सीधा नहीं प्राप्त हो रहा। किससे गुजर के आ रहा है, वायुमंडल से गुजर के आ रहा है। तो देखो, और किस रूप में, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, शॉर्ट वेव्स के रूप में। लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। यानी हमने पिछले चैप्टर में चर्चा की थी कि वो कौन सी गैस है जो वायुमंडल से जब सूर्य की किरणें आती है, लघु तरंगें आती है, तो उसके लिए तो पारदर्शी होता है, लेकिन जब पार्थिव विकिरण द्वारा जब सूर्य की किरणें वापस जाती है तो उनके लिए अपारदर्शी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार से लघु तरंग दैर्ध्य जब सूर्य विकिरण से आती है वायुमंडल को पार करते हुए धरातल पे, तो उसके लिए अधिकांशतः क्या होता है, पारदर्शी होता है। पर पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है। तो वायुमंडल से होकर गुजरेगी तो सौरमंडल में हमने किसकी चर्चा की थी, गैसों की, जलवाष्प की, धूल कणों की, तो वो भी तापमान को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। सौरमंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त किरणों विकिरण को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। सौरमंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाली स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह को क्या कर देती है, एक सतह की ओर विकिरण कर देती है। यानी ये सूर्य ताप है और ये सूर्य ताप कहाँ से होके आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, वायुमंडल है। इस वायुमंडल से होके ये सूर्य ताप इंसोलेशन कहाँ प्राप्त हो रहा है, ये पृथ्वी के धरातल पे प्राप्त होता है। जब ये पृथ्वी के धरातल पे प्राप्त हो रहा है, किसके रूप में, लघु तरंगों के रूप में आ रहा है। किस रूप में आ रहा है, लघु तरंगों के रूप में आ रहा है। यहाँ पे जब ये वायुमंडल से होके आ जाता है तो एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड, जब ये इधर से गुजरता है तो यहाँ कौन सी परत है जिसमें बादल देखे थे, सौभ मंडल थी। इस सौभ मंडल से होकर जब ये सूर्य की किरणें गुजरती है तो यहाँ पे जलवाष्प, धूल कण और गैसें इसको क्या कर लेती है, बहा को अवशोषित कर लेती है। यहाँ से जब ये सरफेस पे आ जाता है तो वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तन कर देते हैं, कहाँ, अंतरिक्ष की ओर वापस परावर्तित कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है। इसी से उदय एवं अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखता है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होते हैं। यानी जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, डस्ट, धूल कण, उन पे क्या हो रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। उसी प्रकीर्णन के कारण हमारा जो ये आकाश है वो क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ये देखो अलग अलग द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट्स बाय गैस मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो वायुमंडल में मॉलिक्यूल्स है, यानी कण है, धूल कण है, उन कणों में क्या हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और उसी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण, धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है। कहने का मतलब यह है, जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर ये पूरा का पूरा क्या है, ये ग्लोब है। ये ग्लोब के ये हमारी कौन सी रेखा है, दो भागों में विभाजित करने वाली,
भूमध्य रेखा ये हमारी क्या है, कर्क रेखा, और ये हमारी क्या है, मकर रेखा, यानी ये 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री। ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये 0 डिग्री है, यानी ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ये यहाँ पे 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्ग, यहाँ पे 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वर्ग। ये हमारा साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव और ये हमारा नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। पर्सन क्या कह रहा है कि सूर्य ताप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में हमने चर्चा की कि यह 23.5 से यह 23.5 के हिस्सा यानी 23.5 उत्तर से प्रारंभ करके 23.5 दक्षिण की ओर यानी उत्तरी अक्षांश, यानी कहने का मतलब कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच का भाग क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध कहलाएगा। बच्चों नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, यानी 23.5 डिग्री उत्तर से अक्षांश से प्रारंभ होके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, या यूं कहे कि कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच का भाग कौन सा कटिबंध कहलाएगा, तो वह कटिबंध उष्ण कटिबंध कहलाएगा। इस उष्ण कटिबंध में सूर्य ताप की प्राप्ति कितनी हो रही है, 320 वाट प्रति वर्ग मीटर प्राप्त हो रही है। ये देखो, ये हमारे सूर्य आग का धधकता गोला, यहाँ पे क्या पड़ रही है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। आगे देखो, ध्रुव पे 70 वाट प्रति वर्ग मीटर, और यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, तो ध्रुव पे कितना, 70 वाट। समझ में आ गया कि उष्ण कटिबंध भाग में ताप की प्राप्ति अधिक क्यों होती है और ध्रुव पे कम क्यों होती है, क्योंकि उष्ण कटिबंध भाग में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और ध्रुवीय भाग में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। सबसे अधिक सूर्य ताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों के अंदर, क्योंकि यहाँ मेगा आच्छादन बहुत कम पाया जाता है। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत पर कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षा कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब, यानी ये जो भाग है, यानी ये सूर्य है और इस सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है, पृथ्वी के ऊपर पड़ रही है, और इस पृथ्वी के ऊपर पड़ रही है तो यह भाग सागरीय है और यह भाग स्थलीय है। तो महाद्वीपीय भाग पर अधिक होगा और महासागरीय भाग पे कम होगा। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होगा। कब, शीत ऋतु के अंदर। वायुमंडल का तापन एवं शीतलन, यानी वायुमंडल का गर्म होना और वायुमंडल का ठंडा होना। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। कैसे गर्म होता है, कैसे ठंडा होता है। सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है और पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। बच्चों मैंने बताया था कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यहाँ से सूर्य की किरणें प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, सूर्य की किरणें। ये सूर्य की किरणें यहाँ से वायुमंडल को पार करते हुए किस प्रकार से आ रही है, लघु तरंगों के रूप में आ रही है। और इस पृथ्वी से जब ये सूर्य की किरणें वापस परावर्तित होगी, वापस जाएगी, तो किस में जाएगी, दीर्घ तरंगों के रूप में जाएगी। जब दीर्घ तरंगों के रूप में जाएगी तो किससे होके जाएगी, वायुमंडल से होके जाएगी। और जब ये वायुमंडल से होके जाएगी तो इस वायुमंडलीय भाग को क्या करेगी, गर्म करेगी। यानी दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। आ रहा समझ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे, लघु तरंगों के रूप में और पृथ्वी से दीर्घ तरंगों के रूप में। और ये पृथ्वी के संपर्क में आएगी वो वायु धीरे धीरे गर्म हो जाएगी।
निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परत भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? चालन कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। ये देखो, कंडक्शन किसे कहेंगे कि जो हमारे सूर्य से जो हमें तापमान की प्राप्ति हो रही है लघु तरंगों के रूप में, उस लघु तरंगे पृथ्वी के धरातल पे आती है। पृथ्वी का धरातल गर्म होकर दीर्घ तरंगों के रूप में ऊपर की ओर तापमान को विकृत करता है। जब तापमान को ऊपर की ओर विकृत करता है तो वायुमंडल की जो परत है वो गर्म होती है। जब निचली परत गर्म होती है तो उसके द्वारा ऊपरी परत गर्म होती है। तो इसे कहते हैं कंडक्शन या चालन कहते हैं। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यानी यह पिंड का तापमान अधिक है और इस पिंड का तापमान कम है, तो यहां से इस पिंड से ऊर्जा कहां चली जाएगी? कम तापमान वाले पिंड में चली जाएगी, यानी ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं होता अथवा उनमें संपर्क टूट नहीं जाता। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में कौन सा चालन महत्वपूर्ण है? यानी वायुमंडल की जो निचली परत है उनको गर्म करने में दीर्घ तरंगों के रूप में चालन सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको क्या दिखा रखा है? इसमें 3 प्रकार की प्रक्रियाएं, कंडक्शन चालन, कन्वेक्शन संवहन, अगला पढ़ेंगे हम संवहन, और थर्ड है रेडिएशन यानी विकिरण। संवहन क्या होता है? संवहन में जैसे ही ये पृथ्वी का भाग क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो गर्म हवा क्या होएगी, ऊपर उठेगी वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर रूप में। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे संवहन कहेंगे। देखो, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत ऊपर उठती है। कैसे? वर्टिकल रूप में। और वायुमंडल में ताप का क्या कर रही है? संचरण कर रही है। तो वायुमंडल के लंबवत तापन की ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संवहन कहलाएगी। चालन था वो क्या था? क्षैतिज था, मगर जो संवहन है वो क्या है? लंबवत है। ऊर्जा का स्थानांतरण यह प्रकार केवल सौरमंडल तक ही सीमित रहता है। यानी यहाँ से वायु गर्म हुई और यहाँ से वायु गर्म होकर कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। ये देखो, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संवहन। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाएगा। क्या? एडवेक्शन। किस प्रकार से? क्षैतिज रूप में। इस प्रकार से यदि तापमान का संचलन हो रहा तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अभिवहन। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। किस प्रकार से? अभिवहन प्रकार से। तो ये हुई 3 प्रकार से, चालन, संवहन और अभिवहन। चालन किसे कहेंगे? कि सूर्य, एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि रिकॉल करने से आपको तीनों चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चालन में क्या होगा? यानी सूर्य से जैसे ही लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पे तापमान की प्राप्ति होगी, पृथ्वी क्या करेगी? उसी तापमान को गर्म होने के बाद में दीर्घ तरंगों के रूप में वापस विकृत करेगी। वापस विकृत करेगी तो वायुमंडल की जो निचली परत है वो गर्म होगी, और वायुमंडल की जब निचली परत गर्म होगी तो उसके ऊपर जो कम ठंडी परत है वो उसके द्वारा वापस गर्म होगी। तो इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। यानी कहने का मतलब, यदि 2 पिंड हो, उन दोनों पिंडों में एक पिंड गर्म हो और एक पिंड ठंडा हो, तो उस गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होगा। और ऊर्जा का प्रवाह तब तक होता रहेगा तब तक दोनों पिंडों का तापमान क्या ना हो जाए? समान ना हो जाए या उनका संपर्क न टूट जाए। तो इसे कहते हैं चालन। या दूसरा चलते हैं संवहन। संवहन में क्या होगा? जैसे ही धरातल गर्म होगा तो धरातल गर्म होने के कारण लंबवत
लंबवत या ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल रूप में गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी तो उसे कहेंगे संवहन। अभिवहन किसे कहेंगे? वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? अभिवहन कहलाएगा। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। किसके कारण? अभिवहन के कारण। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू किसका परिणाम है? अभिवहन का, यानी एडवेक्शन का ही परिणाम है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त परिवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है, पृथ्वी की सतह को क्या करता है? गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद, जैसे ही पृथ्वी गर्म होएगी तो गर्म होने के बाद विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। ये ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। ये वर्ड मैंने कई बार आपको समझा चुका कि यह सूर्य है। एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इस सूर्य से हमें क्या आ रही है? तापमान की प्राप्ति हो रही है। वायुमंडल को पार करते हुए धरातल पे आ रही है। ये धरातल पे आ रही है तो इसे क्या कहेंगे? लघु तरंगों के रूप में आती है। जब ये पृथ्वी पे आएगी तो पृथ्वी का भाग क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा और गर्म पिंड बन जाएगा और गर्म पिंड यहाँ से फिर क्या करने लग जाएगा? ऊर्जा का विकिरण करने लग जाए। जब ऊर्जा का विकिरण करेगा तो ये दीर्घ तरंगों के रूप में करेगा और यह है नीचे से गर्म होके ऊपर की ओर जाएगा तो इसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। ये ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण। दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। इसकी चर्चा अभी भी की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है, जैसे ही सूर्य की किरणें लघु तरंगों के रूप में आती है तो उनको तो पारदर्शी रूप में नीचे आने देती है, मगर जैसे ही पृथ्वी पे आने के बाद में किरणें वापस विकिरित होती है दीर्घ तरंगों के रूप में तो उनको रोक लेती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें कुछ तापमान को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यातप से। यानी जब यह सूर्यातप किस पे आता है? धरातल के ऊपर आता है, यानी यह वायुमंडल से होके गुजरता है। जब यह वायुमंडल से होके गुजरता है तो यह प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल सिर्फ इसकी 14 इकाइयों को ही पकड़ पाता है, और जब 14 इकाइयों को पकड़ पाता है तो बाकी जो सूर्यातप हमारे पृथ्वी के धरातल पे प्राप्त होता है। जब पृथ्वी के धरातल पे प्राप्त हो गया और पृथ्वी गर्म हो गई, गर्म पिंड बन गई, तो यहाँ से वापिस यह तापमान को क्या करेगी? विकिरित करेगी। यहाँ से जब ये तापमान को वापस विकिरित करेगी तो इसे कहते हैं हम पार्थिव विकिरण, जो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। जब ये वापस विकिरण करेगी तो ये जो वायुमंडलीय भाग है यहाँ पे, यह है वायुमंडलीय भाग, यहाँ पे 34 इकाइयाँ होती है। ये 34 इकाइयाँ वायुमंडल इसको पकड़ लेता है। तो वायुमंडल किससे गर्म हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी पृथ्वी से जो तापमान गया उसे वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को फिर अंतरिक्ष में वापस भेज देता है। यानी आते टाइम 14 पकड़ा, फिर यहाँ से धरातल से 34 पकड़ा, दोनों यानी 48 यूनिट को वापस कहाँ पे? अंतरिक्ष में लौटा देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह वायुमंडल का तापमान पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो 100 इकाइयां सूर्य हमें दे रहा है, उन 100 इकाइयां वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। यानी जितना सूर्यातप वायुमंडल और धरातल प्राप्त करता है, वह सूर्यातप धरातल और वायुमंडल द्वारा वापस अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। जब वापस लौटा दिया जाता है तो इसके द्वारा हमारे वायुमंडल का और हमारे पृथ्वी का
तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो इसे कहते हैं ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन। इसकी एक एक इकाई का अध्ययन हम पार्ट 2 में, जिसमें ऊष्मा बजट, हीट बजट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन पार्ट 2 में चर्चा करेंगे, तब इसकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, आपने पार्ट 1 अध्याय 9 का सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा, अच्छी तरीके से समझा। यानी सूर्यातप क्या है, सूर्यातप कैसे प्राप्त होता है, किन तरंगों के रूप में प्राप्त होता है, किन तरंगों के रूप में वापस जाता है। इसका सूर्यातप अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से है, यानी कहीं पे भी समान नहीं है। उस भिन्नता के कारण कौन कौन से हैं, उन भिन्नता के कारणों का हमने सविस्तार पूर्वक व्याख्या की। वायुमंडल के तापमान और शीतलन को अच्छी प्रकार से पढ़ा। तो बच्चों, मुझे आपसे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि पार्ट 1 सोलर रेडिएशन अच्छी तरीके से समझा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो बच्चों, देखते रहिए, बार बार पॉज कर करके जहाँ पे समझ में नहीं आए इस वीडियो को, और बने रहिए मेरे साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रहिए मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।